आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। शुभ एकेडमी आपका स्वागत करता है। हम लोगों ने मैनेजमेंट में 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके, तो आज 5वें लेक्चर का बी पॉइंट है यानी बी पार्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को, यानी जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए उसके बारे में। तो उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। चलिए इसको आज स्टार्ट करते हैं। देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए हम लोगों ने मैनेजमेंट में देखा है कि भैया कोई काम को आप क्या करिए, इफेक्टिवली प्लस इफ़िशिएंटली करिए। किसी काम को इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कैसे किया जा सकता है? इफेक्टिव का मतलब होता है कि भैया काम टाइम पे हो, और इफ़िशिएंटली का मतलब कम कॉस्ट पे हो। तो इन्होंने देखा कि भैया वर्कर्स को अगर हम सब लोगों को एक तरीके का काम देते तो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग गंदा सा काम कर रहे हैं, जिससे वेस्टेज बढ़ जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया लेवल के हिसाब से कि भैया जिस लेवल का वर्कर है उस लेवल का इसको काम दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखो, इससे क्या हुआ कि जो लेबर काम करने लायक वो लेबर वर्क कर रहा है, जो दिमाग से काम करने वाला वो मिडिल वर्क में काम कर रहा है, और जो अच्छे पॉलिसीज़ को बना सकता है वो टॉप लेवल चल गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स ये हुआ कि भैया अगर आपने डिवीज़न ऑफ वर्क किया, यानी जिस लेवल के लोग हैं उस लेवल का अगर आपने काम उनको दिया है तो उसके हिसाब से इनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। मान लीजिए किसी को आपने बोल दिया कि भैया सारे वर्कर्स को आपको गाइड करना है, ठीक है। अब उसमें से कुछ दबंग टाइप के वर्कर्स आ गए, ठीक है, वो क्या किए, सुपरवाइज़र को ही हड़का दिया, यानी जो गाइड कर रहा था। तो इससे क्या होगा भाई, वो उसको अथॉरिटी नहीं कि वो कुछ बोल पाए। तो क्या करिए, आप उसको उतनी अथॉरिटी तो दीजिए कि वो अपने काम को ईजिली करा सके। ठीक है, अथॉरिटी तो दे दिया यानी अधिकार तो दे दिया। अब अधिकार देने पर भी क्या होता है कि कभी कभी मिसयूज हो जाता है कि भैया आप काम नहीं करते, बंदों को तो आप मारने पीटने लगते, बाहर कर देते आप मैनेजमेंट से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है कि नहीं भैया अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको काम कंप्लीट कराना है चाहे जैसे भी। ठीक है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा इक्वल में देना चाहिए, यानी बैलेंस पॉइंट पे देना चाहिए। अगर आपने अथॉरिटी किसी को ज़्यादा दे दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिया तो वो क्या करेगा, वर्क को सही तरीके से काम में नहीं ला पाएगा, यानी काम वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोगों ने देख लिया कि भाई डिवीज़न ऑफ वर्क कैसे करना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करना है, यानी किसी को काम दियो तो भैया उसके लायक का काम दो, वो जिस लेवल का है उस लेवल का उसको काम दो, और काम दियो तो भाई उसके पास उतनी अथॉरिटी दो कि ताकि वो उस काम को करने में एबल हो, यानी उसको अपने डिसीजन लेने में किसी से पूछना ना पड़े, बार बार उसको टॉप लेवल से जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन लेना पड़े कि भैया हमें ये करना है, करे या ना करे। इन सारी चीज़ों को करने के लिए उसको अथॉरिटी दे दिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसिप्लिन। इसका मतलब ये कि आप अपने से ऊपर वाले यानी सीनियर का आप क्या करें, रिस्पेक्ट करें, और सीनियर भी सबऑर्डिनेट को अच्छा ट्रीट करे। ऐसा नहीं कि उनको बार बार डांटे हर काम के लिए। इसके अंदर ये देखा जाता है कि भैया मेरा जो एम्प्लॉय है वो सही से वर्क कर पा रहा है या नहीं, यानी इसको हम लोग क्या करें कि भाई एक प्रोसेस में काम कराए, एक मेथड में काम कराए कि भैया जो काम नहीं करेगा उनको क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्टली पेश आया जाएगा, उनको नौकरी से चला जाएगा। तो यही मेरा था डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया गया है कि भैया डिसिप्लिन में हो, ठीक है भैया, तुमको एक रूल रेगुलेशन बताया गया कि इस तरीके से आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इस प्रोसेस में काम करना है। तो यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसका ये होता है कि भैया वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जो एम्प्लॉय होते हैं ना, अगर उसको सब लोगों से अगर ऑर्डर मिलने लगे, यानी 4-5 बॉस हैं और एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे, तो वो काम करने में सक्षम नहीं होगा, यानी वो कैपेबल नहीं हो पाता उस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बताता है कि भैया एक एम्प्लॉय को केवल एक बंदा ट्रीट करे, यानी एक डायरेक्टर है तो एक ही बंदा उसको डायरेक्ट करे, सारे काम को कंप्लीट कराए, और जो भी बिजनेस मतलब जो हमारे मैनेजमेंट में फंक्शन है उसको कराता रहे, यानी आगे का कुछ प्लान है तो उसको बताए, आगे और क्या काम करना है उसको वो गाइड करे, डायरेक्ट करे, उसी से वो सारी चीज़ पूछे और उसी से वो सारा काम कराए। तो ये हुआ यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये बताया गया कि भैया अगर आप बिजनेस में एक बंदे से कमांड ले रहे हैं, यानी एक बंदा आपको रेगुलेट कर रहा है, सारी चीज़ें आपसे अगर ऑपरेट कर रहा है, तो आपका डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए। यानी अगर बिजनेस में आप काम कर रहे हैं तो सभी को एक ऑब्जेक्ट, एक गोल के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया सबके लिए अलग अलग टास्क बना दिया जाए, नहीं, आप एक गोल के काम के लिए, फॉर एग्जांपल समझो कंपनी ने बोल दिया कि 20,000 प्रोडक्ट मुझे तैयार करने हैं। अगर कंपनी ने 20,000 प्रोडक्ट तैयार करने के लिए बोला तो सभी वर्कर्स, सभी टॉप लेवल वाले और सभी मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स को ये देखना चाहिए कि मुझे कैसे वो 20,000 प्रोडक्ट तैयार कराना है, यानी उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उस 20,000 प्रोडक्ट को तैयार कराने का, यानी एक वे में चलना है। अब उसके लिए वो जो भी प्रोसीजर स्टेप्स लेते हैं वो आएगा तुम्हारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको अपनी कंपनी के लिए हार्ड वर्क करना पड़े या एक्स्ट्रा टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट टाइम, ठीक है, यानी भैया ओवर टाइम जिसको बोलते हैं, वो अगर करना पड़े तो वो हमेशा रेडी रहे। ऐसा नहीं कि भैया मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, बहाना बना दे, नहीं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का ही मतलब होता है कि आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी अपने हित को छोड़कर, यानी अपने हेल्थ को छोड़कर या अपने बारे में बिना सोचे हुए क्या करिए, आप कंपनी के लिए काम करिए। भैया कंपनी आपके लिए सोच रहा है, यानी अगर आप ओवर टाइम करते हो तो कंपनी आपको बोनस देता है। और क्या करता है भाई, अगर आपने अच्छा वर्क किया तो आपको क्या करता है भाई, आपको अवार्ड देता है सेमिनार में, ठीक है, आपको क्या करता है, आपके लिए प्रमोशन कराता है। तो ये भैया सबऑर्डिनेटेड टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बहुत ईजी टॉपिक है। यहाँ पर ये बस बोला गया है कि भैया जितने बंदे आपके फर्म्स में काम कर रहे हैं, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, या जहाँ भी आपका बिजनेस है उसमें अगर काम कर रहे हैं, तो आप अगर उनको एक अच्छा वेज रेट दें, यानी आप उनको अच्छा मजदूरी दें या आप एक अच्छी सैलरी दें, तो इससे क्या होता है, जो वर्कर्स होता है आपके बिजनेस से हमेशा जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो जाना चाहेगा आपके बिजनेस से, नहीं, वो रेम्यूनरेशन अगर अच्छा मिलेगा तो वो बिजनेस में जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, या डिसेंट्रलाइजेशन लिखना भूल गए। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि भैया यहाँ पर एक अथॉरिटी बॉडी यानी एक बंदा सारे लोगों को रेगुलेट करेगा, वही ऑर्डर पास करेगा और वही क्या करेगा, सारे काम को चेक करता रहेगा और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे काम को देखने के लिए। इसका सेकेंड क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लेवल के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, अथॉरिटी को डिवाइड करते हैं। भैया आपको काम कराना है, लीजिए थोड़ी अथॉरिटी और भी ले लीजिए काम को कंप्लीट कराने के लिए। नेक्स्ट मेरा क्या है, स्केलर चेन। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चेन में बस यही बताया जाता है कि भैया जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे सुपीरियर कौन है, फिर उस सुपीरियर से सुपीरियर कौन है, यानी एक ऑर्डर में बताया जाता है कि भैया ये तुम्हारे बॉस है, तुम इनके एम्प्लॉय है, फिर तुम किसके बॉस हो या तुम्हारे नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्केलर चेन। या इसको एक तरीके से ये भी मान लो कि तुम्हें अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसी चैन को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट जाकर किसी और से, मान लो तुम्हें एक लोअर स्टैंड यानी लोअर लेवल के तुम मजदूर हो और तुम्हें टॉप लेवल वाले से बात करना, तुम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तुम्हें स्केलर चैन को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ऑर्डर। ऑर्डर का यहाँ मतलब आपको ऑर्डर देने से नहीं मतलब, यहाँ पर ये बताया गया है, हेनरी फ्यूल ने ये प्रिंसिपल बोला है कि जितनी भी चीज़ें यानी जितने भी मैंने रिसोर्सेज यूज किए हैं अपने बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, उनको एक ऑर्डर में रखा जाए। ऑर्डर में रखने का मतलब कि भैया जितनी मैन मटेरियल मशीन आपने यूज किया, जैसे मैन का मतलब यहाँ पर है कि भैया जितने ह्यूमन रिसोर्स है, फैक्ट्री वाले वर्कर्स हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम फैक्ट्री वाले वर्कर्स को फैक्ट्री में ना काम करके कहीं और कराओगे। मटेरियल जहाँ रखना है वो रखो, मशीन जहाँ रखना है आपको वो रखो। यानी मशीन के लिए आपको क्या भैया, एक सफिशिएंट एरिया दिया जाएगा, भैया इस मशीन को यहाँ पर रखना है, ठीक है। और मटेरियल यानी रॉ मटेरियल कहाँ रखो, जहाँ पर सेफ रहे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। और मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मतलब सिंपल वर्ड में ये समझ जाओ कि भैया किसी से मुझे भेदभाव नहीं करना, किसी के कलर रिलीजियंस वर्ड लैंग्वेज से हमें क्या करना है, देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं करना। अगर वो बंदा मेरे मैनेजमेंट के लिए अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिससे मेरी मैनेजमेंट इंप्रूव कर रही है, मेरा बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, तो उसका प्रमोशन, उसको बोनस सारा कुछ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर। स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर ये बताता है कि भैया अगर आपके बिजनेस में वर्कर्स का अगर रेगुलर बेस पे आना जाना रहा है, यानी कोई वर्कर छोड़कर काम जा रहा है, कोई नया बंदा आकर काम कर रहा है, इससे क्या होगा, तुम्हारे कॉस्ट भी बढ़ेंगे मैनेजमेंट के और उस वर्कर्स को काम भी समझने में देरी होगा। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी हर वर्कर्स का स्टेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब भैया कि कोई तुम्हारा सबऑर्डिनेट आकर तुम्हें कोई अच्छा सजेशन देता है या तुम्हें काम के बारे में कुछ अच्छी टेक्निक बताता है जिससे तुम्हारा प्रॉफिट हो सकता है, तो उस टेक्निक को अडॉप्ट करो। अब भैया तुम सुपीरियर ऐसा फील करो कि नहीं भैया इनिशिएट मतलब वो मेरा नीचे का होकर, मेरा सबऑर्डिनेट होकर हमें देखो भैया लेक्चर दे रहा है, मुझे बता रहा है कि क्या चीज़ें करना चाहिए क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ये हेनरी फ्यूल ने कहा है कि आप अवॉइड करिए। अगर वो बंदा आपके बिजनेस के लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको अडॉप्ट करिए। और मेरा ये लास्ट प्रिंसिपल जो बोल रहा है स्पिरिट डी कॉर्प्स, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। यानी जितने भी बंदे आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं सबके साथ आप मिलजुल कर काम करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर देखिए अगर एक बंदा अकेला काम करता है तो क्या होता है, टाइम भी लगता है और वो क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ों में अटक जाता है तो उसको नहीं पता होता कि मुझे आगे कैसे बढ़ना। लेकिन अगर साथ मिलकर करोगे तो क्या होता है, एक दूसरे की हम हेल्प कर लेते हैं और काम भी अच्छे तरीके से होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि भैया अगर आप ग्रुप में काम करोगे ना, तो जो काम आपका टाइम टेकिंग होगा वो क्या होगा, आपको ईजिली कर लेने जाना है भैया, नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा उस काम में।
तो ये मेरा था 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब